नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। हरियाणा में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां और योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री पद के सवाल को लेकर उन्होंने कहा, संसदीय बोर्ड का जो आदेश होगा मान्य होगा, उनका जो भी फैसला होगा सर्वमान्य है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के लिए काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि साइलेंट वोटर्स ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने चुनाव परिणामों को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के हितों को आगे बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर चल रही अटकलों के बीच उमर अब्दुल्ला ने निर्दलीय विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीते हुए 5 निर्दलीय विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीत रही है वहां पर ईवीएम और चुनाव आयोग ठीक हो जाते हैं और जहां पर कांग्रेस हार रही होती है वहां पर ईवीएम पर सवाल खड़ी करती है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है वो इंडी गठबंधन के लिए बोझ बन गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष लगातार हम लोगों पर वो प्रश्न उठाता रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन चुनाव में असफल रहा। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर घटकर 1.82% पर आ गया। मायावती ने जाट वोटर्स को जातिवादी मानसिकता के कारण हार का जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ढोल नगाड़ा बजाकर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। साथ ही साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई भी खिलाई। महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया। राज्य में पार्टी को मिली जीत से कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के प्रदर्शन पर खुशी जताई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हरियाणा में जो विजय भाजपा को प्राप्त हुई है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने खुशी जाहिर की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस दावे को खारिज किया जिसमें आयोग की वेबसाइट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को अपडेट करने में अत्यधिक देरी का आरोप लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नागपुर के उन्नयन की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री शिरडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से लाओस की 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी वहां पर 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोरेक्से सिम्फाडोन के निमंत्रण पर हो रही है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय विशाखापट्टनम में मालाबार अभ्यास 2024 जारी है। इस वार्षिक समुद्री अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम का आज परिनिर्वाण दिवस है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, वामसेव, DS4 और बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रिय राजनेता कांशीराम को उनके परिनिर्वाण दिवस पर नमन किया। कहा, दलितों, वंचितों और शोषितों के प्रखर स्वर। बसपा के संस्थापक कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली से रायपुर लौटे झारखंड के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर छत्तीसगढ़ में चल रहे विभिन्न कार्यों से उन्हें अवगत कराया। साथ ही साथ नक्सलवाद से निपटने में जो सफलता मिल रही है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति ने सोमवार को अपनी 500 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है। राज्य में समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड की यूसीसी मसौदा समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि यूसीसी को राज्य विधानसभा ने 8 महीने पहले पारित किया था। उसके बाद नियम बनाने वाली समिति का गठन किया गया था। कोलकाता रेप मर्डर केस में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फाइमा आज देशव्यापी भूख हड़ताल पर है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक पीड़िता डॉक्टर को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस महीने के अंत में भारत के दौरे पर आने वाले हैं। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने इस दौरे के बारे में जानकारी दी है। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन झंडेवाला देवी मंदिर में आरती की गई। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां की आराधना के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भक्तों ने फल, फूल और भोग चढ़ाकर देवी की आराधना की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में भी मां के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। गुजरात के विभिन्न शहरों में गरबा की धूम। महिलाओं ने सिर पर अंगीठी के रखकर गरबा किया। वहीं युवा पारंपरिक वेशभूषा के साथ फ्यूजन म्यूजिक पर थिरकते हुए नजर आए। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालु अयोध्या के मां पाटेश्वरी देवी माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित हुई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अनोखा पंडाल देखने को मिला। पंडाल की थीम में समाचार पत्रों की घटती पाठक संख्या को वापस लाने का प्रयास किया गया। पीएम मोदी ने मां कालरात्रि से उनके सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद भी मांगा। पीएम ने एक्स पर लिखा, नवरात्रि की महासप्तमी मां कालरात्रि के पूजन का पावन दिन है। माता की कृपा से उन सभी भक्तों का जीवन भय मुक्त हो, यही कामना।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 6 नवंबर तक टल गई है। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को इसी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित याचिका से जुड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को पेश करने को भी कहा। सैमसंग के चेन्नई स्थित श्री पेरम्बदूर प्लांट में पिछले महीने से शुरू हुई हड़ताल अब तक जारी है। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने कल रात भर छापेमारी की और करीब 10 सैमसंग कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से ये फैसला हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 6.7% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक उच्च जोखिम वाले ऋण देने से बचने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके बजाय बैंकों को जमा आकर्षित करने, खुदरा ऋण देने और मध्यम अवधि की परियोजनाओं को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जिससे एनपीए के संकट से बचा जा सके। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नियामक वैश्विक स्तर पर का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नियामकों और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उससे व्यवस्था में बेहतर पारदर्शिता आई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 56 लाख से अधिक नामांकन के साथ अटल पेंशन योजना के तहत कुल सकल नामांकन 7 करोड़ को पार कर गया। अपने 10वें वर्ष में योजना की ये बड़ी उपलब्धि है। हुंडई मोटर इंडिया का करीब 25,000 करोड़ रुपए का आईपीओ संस्थागत निवेशकों के लिए 14 अक्टूबर को खुलेगा। खुदरा और अन्य निवेशक 15 से 17 अक्टूबर के बीच इश्यू खरीद सकते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ोतरी को लेकर बयान दिया। उन्होंने जर्मनी में हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मौजूदा समय में हमारे पास 208 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है, जो कि 2014 में 75 गीगावाट थी। पिछले 10 वर्षों में इसमें 175% की बढ़त हुई। जल मंत्रालय के मुताबिक मिशन के तहत 6 अक्टूबर तक 15.19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिला। इसके आंकड़े का मतलब है कि देश के 78.58% ग्रामीण घरों में पीने लायक पानी पहुंच चुका है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटियां घर की रौनक हैं
बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। तो करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सरकार ने दालों के खुदरा विक्रेताओं से थोक कीमतों में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को देने को कहा। इजरायल पर ईरान के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक हफ्ते के अंदर लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $79 प्रति बैरल के करीब पहुंची। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के संभावित विस्तार से कच्चे तेल की सप्लाई को लगने वाले किसी भी झटके से निपटने में सक्षम होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, दुनिया में पर्याप्त से ज्यादा तेल की उपलब्धता है। यात्री वाहनों में 19% की बड़ी गिरावट के बीच इलेक्ट्रिक कारों की खुदरा बिक्री भी सितंबर 2024 में मासिक और सालाना आधार पर घटी। फारा के मुताबिक सितंबर में देश भर में कुल 5,874 ई कारें बिकी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ग्राहक का अधिकार उल्लंघन के लिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ओला ने अपनी फाइलिंग में नोटिस मिलने की बात को स्वीकार किया और कहा कि अपनी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के समक्ष कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करेगी। देश में संपत्तियों की मजबूत मांग से मुनाफा कमाने की मंशा से रियल एस्टेट क्षेत्र में प्राइवेट इक्विटी निवेश जुलाई सितंबर तिमाही में दोगुना होकर $2.2 अरब हुआ। स्पाइस जेट अगले महीने तक अपने बेड़े में 10 नए विमान जोड़ेगी। कंपनी के अनुसार पहला विमान 10 अक्टूबर को। और म्यूचुअल फंड्स की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जुलाई सितंबर की अवधि में रिकॉर्ड 12.3% बढ़कर 66.2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है, जो कि नवीडिया के GB200 चिप का उत्पादन करेगी। अमेरिका के फ्लोरिडा में विनाशकारी तूफान मिल्टन को लेकर चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को फ्लोरिडा के घनी आबादी वाले पश्चिम तट के एक हिस्से को खतरा हो सकता है। SCO के शिखर सम्मेलन से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को 2014 का धरना दोहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान पीएम शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान SCO बैठक की मेजबानी कर रहा है और इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। SCO के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाला है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला किया। इससे संघर्ष और तेज हो गया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजरायली बलों ने हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारियों को भी खत्म कर दिया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका की बात कही। पश्चिम एशिया का संघर्ष अब लेबनान और इजराइल से आगे बढ़ गया है। सीरिया के दमिश्क में भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि UNRWA के खिलाफ प्रस्तावित कानून पर UN द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पत्र लिखकर प्रस्तावित कानून पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह कानून गाजा और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवीय राहत प्रयासों को बाधित करेगा। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने एलन मस्क को बड़ी राहत दी है। FBI ने एक अफगानी शख्स को गिरफ्तार किया है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिला टीम आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ही आज एक अन्य मैच में स्कॉटलैंड और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम आमने सामने होंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी।
दूसरे T20 में भारत जहां इस मैच को जीतकर 2-0 की अजय बढ़त लेना चाहेगा, तो वहीं बांग्लादेश मैच को जीतकर सीरीज में बने रहने की कोशिश करेगा। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को 60 रन के बड़े अंतर से हराया। भारत के खिलाफ इसी महीने शुरू होने वाले 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन भारत के खिलाफ शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। भारत की उदीयमान बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड ने आर्कटिक ओपन टूर्नामेंट में दुनिया की 23वें नंबर की खिलाड़ी को हरा दिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने आर्कटिक ओपन में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल के राउंड ऑफ 32 में हार गई। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अगले हफ्ते से शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता से नाम वापस लिया। सात्विक साईराज के कंधे में लगी चोट की वजह से भारतीय जोड़ी ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया है। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता दक्षिण कोरिया को क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हराकर एशिया चैंपियनशिप में पहला पदक सुनिश्चित किया। 20 अक्टूबर से हांगकांग में होने वाली एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए गुलवीर सिंह समेत 8 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित हो गई है। एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भाग लेने वाले 8 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल गुलवीर सिंह के अलावा कार्तिक कुमार, अभिषेक पाल और अरुण राठौर का नाम भी शामिल। स्पेन और बार्सिलोना के पूर्व मिडफील्डर आंद्रे इनिएस्टा ने 40 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। पूर्व मिडफील्डर आंद्रे इनिएस्टा ने अपने करियर में बार्सिलोना के साथ 9 ला लीगा खिताब और 4 चैंपियंस लीग खिताब जीते। हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक रिडले स्कॉट की फिल्म ग्लेडिएटर 2 इस साल नवंबर में रिलीज होगी। यामी गौतम ने अपने पिता और फिल्म निर्माता मुकेश गौतम को पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने की खुशी जाहिर की। उस्ताद अमजद अली खान आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिंघम अगेन ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। फिल्म पुष्पा 2 द रूल मेकर्स ने रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान किया। फिल्म कुकुड़ा में नजर आई बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहुत अहम बताया। बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता की वेब सीरीज 1000 बेबीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। भारत का वैभवशाली इतिहास,